Hello and welcome to the new research on a new company called Restaurant Brands Asia. This is presented by Sensex Savvy. So let's begin our analysis. Now, what is Restaurant Brands Asia? Restaurant Brands Asia formerly इसको Burger King के नाम से जाना जाता था. This is a multi-country quick service restaurant holding company. Now, what is a quick service restaurant? Quick service restaurant वो रेस्टोरेंट होता है जो कि जहां पर आप जाकर के फाइन डाइनिंग नहीं करते हैं. यू जस्ट ऑर्डर योर फूड्स, इधर यू क्विकली हैव इट देयर, और या फिर आप उसको पैक करके ऑन द वे चले जाते हैं. वन एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल इज मैकडोनल्ड्स. नो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसको हम लोग RBA के नाम से बोलेंगे, ये ग्लोबल ऑपरेटर नहीं है बर्गर किंग ब्रांड का. इसके पास जो बिजनेसेस हैं वो लिमिटेड है 3 एस्पेक्ट्स में. पहला है बर्गर किंग इंडिया में, विच इज अक्रॉस इंडिया, जो इसका कोर बिजनेस है. सेकेंड है बर्गर किंग इंडोनेशिया, अक्रॉस इंडोनेशिया, जो इसने 2021 में स्टार्ट किया. एंड थर्ड है पॉपॉइज इंडोनेशिया, जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ. इंपॉर्टेंटली इस चीज पे ध्यान दीजिए कि बर्गर किंग डज नॉट ऑपरेट, RBA does not operate Burger King restaurants in any other country except India and Indonesia. बाकी सारी कंट्री में बर्गर किंग अलग अलग दूसरे कंपनीज के फ्रेंचाइजीज के थ्रू रन होते हैं. बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडिया में इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है. कोई दूसरा कॉम्पिटिटर अक्रॉस इंडिया बर्गर किंग को ऑपरेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट RBA. नौ RBA की जेनेसिस कैसे हुई? सो रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल है एक पेरेंट कंपनी जिसके पास IP है ऑफ मेनी अदर फूड कुजीन्स, जिसमें से कि एक है बर्गर किंग. इसका ये कंपनी कनाडा एंड USA में प्रेजेंट है, वहां उसका रजिस्ट्रेशन है. इसके अंदर 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट कुजीन्स ब्रांड्स चलते हैं. वन इज बर्गर किंग, सेकेंड इज पॉपॉइज, थर्ड इज टिम हॉर्टन्स एंड फोर्थ इज फायर हाउस. ये चारों में क्या इसकी कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो इस टेबल में दिया हुआ है, विच यू कैन सी. कमिंग टू आवर कंपनी नोन एज रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, इसके पास बर्गर किंग को ऑपरेट करने का इन इंडिया लाइसेंस है एंड इंडोनेशिया लाइसेंस है, एंड पॉपॉइज को रन करने का इंडोनेशिया लाइसेंस है. RBA के पास रिमेनिंग 2 कंपनीज का रन करने का कोई लाइसेंस नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है. नाउ RBA की जर्नी कैसे हुई, हाउ डिड RBA इवॉल्व? सो पहले क्या था कि बर्गर किंग कॉर्पोरेशन, विच इज अ बर्गर किंग रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल का एक सब्सिडरी है बर्गर किंग इंटरनेशनल, बर्गर किंग कॉर्पोरेशन. दिस वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया. इसके पास 2 रूट थे, या तो ये खुद ही स्टार्ट कर देता या फिर इट गिव्स फ्रेंचाइजी. सो अराउंड 2012 टू 2013 बर्गर किंग कॉर्पोरेशन ने इंडिया में एंटर करने का प्लान किया. इसने फ्रेंचाइजी रूट ऑप्ट किया, जिसमें कि बर्गर किंग इंडिया एक कंपनी थी विच इज रन बाई अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, PE फर्म एवरस्टोन कैपिटल. उसने स्टार्ट किया बर्गर किंग इन इंडिया इन इंडिया. पहला जो रेस्टोरेंट खुला था बर्गर किंग का वो 2014 में खुला था. नाउ सेकेंड फेज आया इसका. जब ये मोर और लेस स्टेबल हो गया तो इसकी पब्लिक लिस्टिंग IPO आई, विच केम इन 2020. इसकी प्राइस बैंड थी 59 to 60 और वो 112 रुपए में लिस्ट हुआ था. थर्ड फेज आया जब ये एक्सपैंड हो गया बर्गर किंग इन इंडिया. देन एवरस्टोन कैपिटल थॉट टू एक्सपैंड द बिजनेस, तो उसने इंडोनेशिया में एक्विजिशन किया ऑफ बर्गर किंग. इंडिया में बर्गर किंग ऑलरेडी चल रहा था अंडर PT सारी बर्गर इंडोनेशिया और बर्गर कैफ. एंड सेकेंडली थर्डली बर्गर किंग कैफे स्टार्ट हुआ इंडिया में. व्हाट इज बर्गर किंग कैफे, दैट वी विल सी इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. दिस इज फेज 3. फेज 4 में आया जो अभी हो रहा है. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. दिस वी विल सी इन सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द स्लाइड्स. उसके पहले
थोड़ा एक स्टेप बैकवर्ड लेते हैं, पहले समझते हैं कि वो कितने सारे QSR पीयर्स हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं और किस स्ट्रक्चर के तहत चलते हैं, विच यू कैन रीड इन दी स्लाइड्स। इसमें एक ही एग्जाम्पल आई विल लाइक टू हाईलाइट, विच इज मैकडोनल्ड्स, जिसके कि 2 ऑपरेटर हैं। सो दैट मीन्स इंडिया बिजनेस ऑफ मैकडोनल्ड इज रन बाई 2 ऑपरेटर्स, जिसके की जोन एंड एरिया डिफाइंड है। दिस आई एम हाईलाइटिंग बिकॉज बर्गर किंग को ऑपरेट करने का इंडिया में सिर्फ RBA के पास लाइसेंस है। सेकेंड पॉइंट, पॉपॉइज इंडिया में ऑलरेडी है, जो कि जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास लाइसेंस है, एंड देयरफॉर इंडिया में RBA will not have the license to run Popeyes. Now, how does RBA looks like? This is the structure of the RBA, which can be seen also in this slide. So, जो स्ट्रक्चर है RBA का वो है, बर्गर किंग ऑपरेट करता है इन इंडिया में, विच इज 581 बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स and 513 BK locations. Now, what is Burger King Cafe? This is a small cafe thing जिसमें कि कॉफी एंड क्विक फूड्स मिलता है. This is run inside the Burger King restaurants. Therefore, BK Cafe, Burger King Cafe does not have an exclusive brick and mortar presence. ये अलग से रन नहीं होता है, ये बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर ही होता है. इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज कैफे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई मार्जिन, अराउंड 75% मार्जिन पे चलते हैं. इसको रन करने के लिए अलग से स्पेस नहीं चाहिए, अलग से मैन पावर नहीं चाहिए. ये सारा का सारा मैन पावर एंड स्पेस बर्गर किंग रेस्टोरेंट का यूज करता है. इसका दूसरा एडवांटेज, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज, ये है कि बर्गर किंग रेस्टोरेंट में मोस्टली ईटरीज है, जो कि मे बी इन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन डेज हर कोई नहीं लेना चाहेगा, बट कैफे मे बी इन द अर्ली मॉर्निंग वन वुड लाइक टू हैव अ कॉफी, और वो उसी रेस्टोरेंट में जाएगा, जो कि इसका एक अलग से एडवर्टीजमेंट भी कर देता है फॉर बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स एज वेल. नाउ फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू वाज अराउंड 2200 crores फॉर बर्गर किंग इंडिया, जो कि 11.6 एबिटा मार्जिन पे चल रहा है और ये प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग है. एज अगेंस्ट दिस, जो इंडोनेशिया का बिजनेस है ऑफ RBA, दिस इज एन ओवरहैंग एंड इट इज रनिंग इनटू लॉसेस. इंडोनेशिया में 2 बिजनेसेस है, जैसा हमने बताया, बर्गर किंग का और पॉपॉइज का, विच इज अ फ्राइड चिकन बिजनेस. इसके 138 बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स हैं, 25 पॉपॉइज रेस्टोरेंट्स हैं. टोटल रेवेन्यू अराउंड 500 crore है, बट इट इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस. इंपॉर्टेंटली, इंडिया का बिजनेस जो टोटल इसके कंसोलिडेटेड बिजनेस है उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इंडोनेशिया इज अ ड्रैग एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ QSR कंपनी को हम लोग जब कैप्चर करेंगे कि हाउ डज QSR कंपनी फंक्शनिंग, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, तो उसकी अलग मेट्रिसेस होती हैं. दीज मेट्रिसेस आर मेंशन्ड हियर, विच इज आई विल क्विकली रन थ्रू इट. पहला है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब कि सेम स्टोर में सेल्स ग्रोथ उसी स्टोर का कितना हो रहा है. सेकेंड है एवरेज डेली सेल्स, मतलब कि टोटल सेल्स, जो टोटल रेवेन्यू हो रहा है उसको ऑपरेटिंग डे से डिवाइड करके डिवाइड बाय स्टोर करते हैं, तो ये टोटल स्टोर्स का इन टोटलिटी एक एवरेज डेली सेल्स निकाल करके देता है. थर्ड इज वेरी सिंपल, रेस्टोरेंट काउंट एंड न्यू ओपनिंग्स, कितने रेस्टोरेंट आज के डेट में ऑपरेटेड है, और नेट न्यू ओपनिंग्स कितनी है, मतलब कि नया ओपनिंग माइनस क्लोज रेस्टोरेंट्स. दिस इज सेल्स एंड ट्रैफिक साइड ऑफ द स्टोरी. दूसरी स्टोरी होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी की स्टोरी होती है, जिसमें ग्रॉस मार्जिन होता है. वेरी सिंपल, रेस्टोरेंट एबिटा मार्जिन होता है, कंपनी एबिटा मार्जिन होता है, रेस्टोरेंट लेवल एबिटा होता है. इसको समझने के लिए ये पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ फूड कॉस्ट को माइनस करते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज हियर. ग्रॉस प्रॉफिट में जो इंप्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी, स्टोर एक्सपेंसेस एंड रेंट को माइनस करते हैं, तो वो रेस्टोरेंट एबिटा प्री इंड AS 116 आता है. ये फिगर, दिस इज द फिगर व्हाट कंपनी आल्सो गिव्स, प्री इंड AS 116 फिगर. इसीलिए इस फिगर को मैं यूज कर रहा हूं. प्री इंड AS 116 में इंपॉर्टेंटली रेंट को माइनस किया जाता है, तो ये एबिटा आता है.
इस एबिटा में से अगर हम कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो कंपनी लेवल का एबिटा आता है। इसमें से बाकी चीजों को माइनस करते हैं तो पैट आता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि कंपनी भी उसी तरह से डिस्क्लोज करती है, सिंस इंडिया बिजनेस एक मेच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है, देयरफॉर उसके लिए बेटर मेट्रिक्स है SSSG विच इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। इंडोनेशिया बिजनेस विच इज स्टिल अ ड्रैग, वो अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, पॉपाई स्टिल स्केलिंग है, देयरफॉर उसके लिए SSSG नहीं यूज करके एवरेज डेली सेल्स का मेट्रिक्स यूज किया जाता है। जो मैट्रिक्स की हमने बात की अभी, उसी मैट्रिक्स को लाइन चार्ट के थ्रू समझ में आएगा कि कंपनी अभी तक कैसा परफॉर्म कर रही है, व्हाट इज द ग्रोथ स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड। सो बर्गर किंग इंडिया का जो SSSG है वो इन दीज 4 क्वार्टर्स हैव स्केल्ड सब्सटेंशियली। इसी के सामने इंडोनेशिया का एवरेज डेली सेल्स जो है वो भी 4 क्वार्टर का हमने लिया है रिसेंटली, उसमें ये डिक्लाइनिंग में है एंड पॉपॉइज भी डिक्लाइनिंग फेज में ही है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इंडिया का जो SSSG है इट इज ऑन ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये परसेंटेज है इसका, और 6.3% जो ये अचीव किया था, दिस इज द हाईएस्ट इन लास्ट 12 क्वार्टर्स। उसी मैट्रिसेस को हमने इस टेबल में भी कैप्चर किया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एनुअल रेवेन्यू पर स्टोर। ये $, में हमने लिया है टू मेक ए कंपैरिजन पिक्चर, बिकॉज इंडिया में बिजनेस INR करोड़ में होता है और इंडोनेशिया में इंडोनेशियन करेंसी में होता है। वी हैव कन्वर्टेड इट टू $, टू मेक ए कंपैरेटिव पिक्चर, जिसमें कि हमको दिख रहा है कि बर्गर किंग इंडिया is scaling and is at higher pedestal compared to the Indonesian businesses. Now same Indian business and Indonesian business का पहले जो हमने दिया था, this was a quarter to quarter picture. Now next what we have given is the year to year picture, जिसको कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। In this you can see that Indian business की margin and growth is higher and scaling faster than Indonesia business which is depressed. Again इंडिया बिजनेस को बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर देने के लिए ये स्लाइड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू हैज बीन कॉन्स्टेंटली स्केलिंग, रेस्टोरेंट एबिटा मार्जिन हैज बीन कॉन्स्टेंटली स्केलिंग, सिमिलरली ग्रॉस मार्जिन हैज बीन स्केलिंग एंड कंपनी एबिटा लेवल इज ऑल्सो स्केलिंग, जिसका कि नेट स्टोर काउंट भी बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज ऑल इंडिया। Now what is happening in Indonesia business? This is a drag. The Indonesian revenue is deteriorating. ये एक पीक आया था कोविड के इमीडिएट बाद, बट उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग फेज में है। सिमिलरली रेस्टोरेंट एबिटा मार्जिन वो भी एक नेगेटिव में है एंड इट इज डिक्लाइनिंग। Now what has happened in Indonesia business which is dragging the console business? तो पहले IPO आया as we know. इस IPO का majority of the funds was deployed in Indonesian expansion. लेकिन ये बिजनेस जो है इंडोनेशिया का बिजनेस, इट kept losing money, especially Popeyes business, और therefore eventually in financial year 26 इंडोनेशियन बिजनेस को इंपेयरमेंट करना पड़ा प्रमोटर्स को एंड 120 करोड़ का राइट ऑफ किया गया, विच वी विल सी इन द लेटर स्लाइड्स। तो व्हाट हैज हैपेंड इन इंडोनेशिया? फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 तक जितना भी इंडिया बिजनेस का पैसा आ रहा था और जो IPO बिजनेस से पैसे आए थे, उसको प्रमोटर्स ने यूज किया टू इन्वेस्ट इन इंडोनेशिया। दे थॉट इट विल बी अ गुड बिजनेस एक्सपेंशन, न्यू स्टोर्स खोलते जा रहे थे, बट लेकिन लॉसेस बढ़ता चला जा रहा था। देयरफॉर इवेंचुअली प्रमोटर को समझ में आया कि इन फाइनेंशियल ईयर 26 विच इज मार्च 26 120 करोड़ का इंपेयरमेंट किया गया। व्हाट इज एन इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट इज ऑफ एन एसेट इज अ नॉन कैश आइटम। ये उस चीज को बताता है, वो तब करते हैं जब समझ में आता है कि मेरा ये एसेट अब मेरे काम नहीं आ सकता है, मैंने इस पे जितने भी फंड्स लगाए हैं वो सारा अब मेरे लिए रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है,
उस स्टेज पर जा करके हम इसमें बिजनेसेस एक इम्पेयरमेंट बुक करती है। नो इम्पेयरमेंट का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। वन सिग्निफिकेंस ये है कि मैनेजमेंट ने कंक्लूड कर लिया है कि ये मेरे लिए अब इकोनॉमिक वैल्यू इस एसेट की नहीं है, देयरफॉर हम इसमें नॉन कैश आइटम एक माइनस कर देते हैं। देयरफॉर एज आई सेड इट इज नॉट ए नॉन कैश, इट इज ए नॉन कैश आइटम, देयरफॉर ये कैश फ्लो का इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन एक मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन को बता देता है। नाउ इसी का एक दूसरा एंगल ये भी है कि जिस समय इंपेयरमेंट किया जाता है उस समय मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस का ओवरऑल एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। मतलब मैनेजमेंट अब अपने बिजनेस को एक नए फॉर्म में लेकर के आ रहा है और उसको एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। देयरफॉर दिस ब्रिंग्स अस टू द फेज 4 आफ्टर द इम्पेयरमेंट, विच इज द ओनरशिप चेंज। 2026 में यह अनाउंस किया गया था कि एवरस्टोन कैपिटल जो इसका करंट ओनर है, विच इज अ पी प्लेयर, पी इन्वेस्टर, ये एक एग्रीमेंट साइन किया था विथ अ कंपनी नोन एज इंस्पायरा ग्लोबल थ्रू लेनेक्सिस फूडवर्क्स। लेनेक्सिस फूडवर्क्स जो है वो नई कंपनी है जो एवरस्टोन कैपिटल का पूरा स्टेक खरीद रही है और खरीद चुकी है एट 460 करोड़। दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट इंस्पायरा ग्लोबल विच इज लेनेक्सिस फूडवर्क्स ने यह भी प्रपोज किया कि आफ्टर दिस हैज हैपेंड, आफ्टर दे हैव इन्फ्यूज्ड 460 करोड़ टू जस्ट बाई द शेयर्स ऑफ एवरस्टोन कैपिटल, उसके बाद वो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करेगी इन द कंपनी टू द ट्यून ऑफ 900 करोड़। फ्रेश कैपिटल का मतलब है कि न्यू शेयर्स इशू किए जाएंगे। जो ये पहला स्टेप हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किया, मतलब कि पुराने प्रमोटर ने शेयर्स को बेच दिया नए प्रमोटर को। इसमें कंपनी के पास कोई पैसे नहीं है। आफ्टर दिस हैज हैपेंड, नया कैपिटल जो ये रेज किया गया, दिस इज व्हाट हैज गॉन टू कंपनी ऑफ टू द ट्यून ऑफ 900 करोड़, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन में यूज किए जाएंगे। इसी में थर्ड पॉइंट ये था कि न्यू प्रमोटर ने ओपन ऑफर दिया था एट द प्राइस ऑफ ₹70 पर शेयर टू पब्लिक्स टू सरेंडर देयर शेयर, जो कि न्यू प्रमोटर खरीद लेंगे अगर पब्लिक ने इसको सरेंडर किया या किया होता। इसका एक मोर क्लियर फॉर्म जो कि एक्विजिशन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये जो न्यू प्रमोटर है वो है कौन। सो दिस न्यू प्रमोटर इज द इंस्पायरा ग्लोबल। इंस्पायरा ग्लोबल एक डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है जिसका की रूट अजंता फार्मा के थ्रू आता है। अजंता फार्मा के प्रमोटर फैमिली के थ्रू आता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड मेंशन दैट आरबीए के बिजनेस को रन करने में अजंता फार्मा का कोई रोल नहीं होगा। अजंता फार्मा हैज क्लियरली स्टेटेड, इसने अपना एक डिस्क्लोजर भी दिया था, अजंता फार्मा इज अ लिस्टेड कंपनी, वेरी ओल्ड कंपनी, वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी एंड इट हैज स्केल्ड वेरी गुड। इसका एक डिस्क्लोजर आया था कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ द अजंता फार्मा कंपनी। अजंता फार्मा की जो प्रोमोटर फैमिलीज हैं उन्होंने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को खरीदा है और उसको रन करेंगे। उस प्रमोटर फैमिली में की लीडरशिप है मधुसूदन अग्रवाल जो कि चेयरमैन है आरबीए के, एंड आयुष मधुसूदन अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं। अब ये करते क्या है? व्हाट इज द न्यू कंपनी विच वी आर कॉलिंग एज लेक्सिस फूडवर्क्स। नाउ अजंता फार्मा इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो प्रमोटर फैमिली है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, लेकिन इनका फूड एंड बेवरेज प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। मतलब जो न्यू प्रमोटर हैं दे आर नॉट जस्ट द पी इन्वेस्टर, दे आर एक्चुअली द पीपल हु हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन रनिंग QSR एंड फूड एंड बेवरेज प्लेटफॉर्म, which is this. Lenexis Foodworks का 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस है प्योर प्ले QSR में, जो कि ये रन करते हैं। इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है विच इज चाइनीज वोक। 2015 में ये लॉन्च किया गया था और ये इंडिया की लार्जेस्ट होम ग्रोन चाइनीज QSR है एंड इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इनका एक एलाइड पोर्टफोलियो ब्रांड है मोमो कंपनी एंड बिग बाउल। ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग फेयरली गुड एंड वेरी गुड। दीज आर नॉट लिस्टेड कंपनीज। इनका अपना फुटप्रिंट है
सारा मिलाकर के 250 प्लस कंपनी ओन्ड आउटलेट्स हैं इन अक्रॉस 45 प्लस इंडियन सिटीज एंड दे वांट टू ग्रो मोर. नाउ जैसा कि हमने बताया था पहले कि ये सारा जो हुआ ओनरशिप चेंज, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज किए गए थे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज दिस इज व्हाट विल फ्यूल द न्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सो पहला इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, आई विल क्विकली रन थ्रू इट. पहला इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ शेयर परचेज 460 करोड़. सिंपली पुराने प्रमोटर ने नए प्रमोटर को शेयर बेचा. यहां पर ये जो शेयर्स के परसेंटेज आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट द न्यू प्रमोटर हैज गॉट. एंड इंटरेस्टिंगली आपको ये दिखेगा कि यहां पर 8.2% यूज किया गया है, जबकि एक्चुअली में जो पुराने प्रमोटर थे उनके पास 11.6% के अराउंड शेयर था. लेकिन दिस 8.2% इज ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस, विच मीन्स दैट न्यू प्रमोटर ने नए शेयर्स रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के इशू किए हैं, विच हैज इंक्रीज द पीयूसी पेड अप कैपिटल ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया. देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, विच इज डिनोमिनेटर्स बढ़ गए हैं. देयरफॉर उस डिनोमिनेटर को यूज करके अगर हम लोग निकालते हैं एट द प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स, तो परसेंटेज स्टेक ये निकल करके आता है. सो न्यू प्रमोटर ने जब पुराने प्रमोटर से शेयर खरीदा तो उनके पास, न्यू प्रमोटर के पास 8.2% शेयर्स आ गए. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया नए शेयर्स को इंक्रीज करने में ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया. ये पैसा जो है ये पीयूसी इंक्रीज किया गया, विच इज अ प्रेफरेंशियल इशू. 900 करोड़ 100% अपफ्रंट उसमें इंफ्यूज किया गया. देयरफॉर 900 करोड़ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के पास आ गया, जो कि यूज किया गया टू रिड्यूस लेवरेज और उसकी सपोर्ट, टर्न अराउंड को सपोर्ट करने में, रेस्टोरेंट एक्सपेंशन में एंड केपेक्स में. जो थर्ड 600 करोड़ एडिशनल पैसे उसमें डालेंगे, जो कि वारंट के थ्रू यूज किया जा रहा है, वारंट इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज अ वारंट? वारंट इन लेमन टर्म्स इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि शुरू में एक 25%, अगर 600 करोड़ की बात हुई है तो 25%, हर बार 25% ही पैसा होता है जो कि अपफ्रंट इन्फ्यूज कर दिया जाता है. रिमेनिंग 450 करोड़ 75% उसको डेफर किया जाता है फॉर सम ट्रिगर, और जब वो हो जाता है तो ये भी पैसा पीछे से आ जाता है. बट दिस गिव्स एन ऑप्शनैलिटी that whether 450 crore will be infused or not depending upon many factors. But चूंकि new promoter are willing to expand, it is highly likely that ये पैसा भी पीछे से आएगा in around 18 months. So preferential issue के तहत जो शेयर्स, नए शेयर्स डाले गए, जो पैसे आए, therefore new promoter के पास 16% additional stake आ गया. Similarly warrant के through 10% additional stake आ गया. Now the important part, एक open offer, this is a mandatory open offer, जो कि कभी भी प्रमोटर नया चेंज होता है तो ये मैंडेटरली देना पड़ता है पब्लिक को. 70 रुपीज दिया गया था, लेकिन और उसके लिए न्यू प्रमोटर ने 1456 करोड़ साइड करके रखा था कि इन केस ये इतने स्टेक, इतने शेयर्स और अगर मिल गए पब्लिक के टू न्यू प्रमोटर्स तो इतने पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन चूंकि ये प्राइस का फ्लो रखा गया था ₹70, दिस वॉज टू हैपन इन जुलाई में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का शेयर ऑलरेडी 70 प्लस चल रहा था. देयरफॉर पब्लिक में से किसी ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे डिड नॉट टेंडर द शेयर, एंड देयरफॉर इसके तहत प्रमोटर को कोई भी स्टेक नहीं मिला. लेकिन इन केस ये मिल गया होता तो प्रमोटर वाज विलिंग टू टेक एडिशनल 26% शेयर. सो एक्सेप्ट दिस, थ्रू दीज थ्री, जो न्यू प्रमोटर है उसके पास 35%, अराउंड 35% स्टेक है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो पुराने प्रमोटर थे उनके पास एज ए परसेंटेज ओनली अराउंड 11.5% शेयर था. नाउ इंपॉर्टेंट एक और चीज ये है कि ये 1456 करोड़ स्टिल यूज नहीं हुआ है, बट देन इसका अरेंजमेंट हो चुका था. देयरफॉर दिस फंड इज स्टिल विद द न्यू प्रमोटर एंड इट मे बी, दिस हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट बीन टोल्ड बाय एनी promoter or any entity, but it may be used for the core business expansion later on. Now अब हमको ये समझ में आया, as we have seen in the previous slides, that India is a profitable thing. The core business, which is India, is doing very good. It is increasing, the profit is increasing, number of restaurants is increasing. At the same time, Indonesia is a drag. So, and with these thing in mind,
विथ एन एडिशनल पॉइंट दैट जो पुराने प्रोमोटर है उसने 120 करोड़ का इंपेयरमेंट ऑलरेडी कर दिया है. देयरफॉर अब it is very likely that new promoter will have to think something about Indonesia, and this is what will decide the future of RBA. Future of RBA as a consolidated business and इसकी valuation and share price. So जो inflection है और re-rating है वो पूरी की पूरी इंडोनेशिया बिजनेस पर डिपेंड करेगी. I have created 3 scenarios की क्या हो सकता है. This is just an assumption. इसको ना तो पुराने प्रोमोटर ने ना ही न्यू प्रोमोटर ने कहीं इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द टॉक्स, दिस इज व्हाट कुड हैपन ईदर ऑफ दीज 3 और समथिंग एल्स एज वेल. पहला सिनेरियो है पोपाइज का कंप्लीट एग्जिट. पोपाइज बिजनेस इज द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट ड्रैग. हो सकता है कि सारा का सारा बिजनेस को बेच दें, बिकॉज अब इस बिजनेस को बेच भी देते हैं तो देयर इज नो लॉस टू द बैलेंस शीट एज सच, बिकॉज 120 करोड़ का राइट ऑफ ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड है पार्शियल रिस्ट्रक्चरिंग. हो सकता है कि पोपाइज का इंडोनेशिया में स्टोर को जो हाईली लॉस मेकिंग स्टोर्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए एंड देन फ्यू प्रॉफिटेबल स्टोर्स में बी केप्ट एंड स्केल्ड अप. सिमिलरली बर्गर किंग इंडोनेशिया में भी यही काम किया जा सकता है, विच सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक आउटकम. एंड थर्ड है कि कोई भी चेंज ना हो. Now third option seems very very unlikely because 120 करोड़ का हिट ऑलरेडी ली जा चुकी है. न्यू प्रमोटर wants to do good business and with a clean balance sheet. Now with all these in mind, अभी रिस्क क्या है? पहला है इंडोनेशिया का रेजोल्यूशन. टिल द टाइम दिस इंडोनेशियन रेजोल्यूशन हैपेंस, द कंसोलिडेटेड बिजनेस विल स्टिल बी ब्लीडिंग, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है पोपाइज इंडोनेशिया. थर्ड है ROC एक्सपेंशन. ना ROC क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि बर्गर किंग इंडिया को एज वेल एज इंडोनेशिया को ग्रो करने के लिए न्यू ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे. नाउ विथ एवरी टाइम ए न्यू ब्रांच इज ओपन्ड, ROC इज डिप्रेस्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम इमीडिएटली, बिकॉज उसके लिए एक फंड की जरूरत पड़ती है विच डिफाइंस ROC. टिल द टाइम वो ब्रांच, वो न्यू रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल हो जाता है, जिसका कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बेटर हो जाता है, टिल दैट टाइम ROC इज डिप्रेस्ड. फोर्थ है एक्सपेंशन एंड एग्जीक्यूशन. न्यू प्रमोटर आएंगे, वो नए तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, मे बी अपने पुराने बिजनेसेस को इससे मे बी कोई लिंक करके उसको एक्सपैंड करेंगे. दिस इज ऑल मे बी थिंग जिसको कि अभी तक कोई फाइनल फुल ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं आया है. टिल दैट टाइम एक एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन का रिस्क रहता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क इज कॉम्पिटिशन, जिसमें कि मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज और बहुत सारे लोकल चेन्स ऑलरेडी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जिसके वजह से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को प्राइस में अभी भी कंस्ट्रेंट होता है प्राइस को बढ़ाने में. देयरफॉर उसकी वजह से मार्जिन भी कंस्ट्रेंट रहती है, विच definitely affects the average sale का purchase, average sale of the restaurant. A very important thing is consumer demand. ये एक बहुत साइक्लिक चीज है. अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो गई किसी टाइम पे, किसी फेज में, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ड्यू टू मिडिल ईस्ट क्राइसिस फ्यूल प्राइसेस बढ़े, देयरफॉर मे बी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है कंज्यूमर की वो घट गई, मे बी, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इफेक्ट होता है, रेवेन्यू का स्लो डाउन होता है. एंड लास्टली ऑफ कोर्स देयर इज इन्फ्लेशन विच इज इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन. जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं, अगर उसमें किसी में भी अचानक से स्पाइक आता है तो इट अफेक्ट्स द मार्जिन. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम एक संक्षेप में, सारांश में अगर वन स्लाइड में समराइज करना चाहें तो मीनिंग ये है कि इंडिया बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और वो इंप्रूव कर रहा है. इंडोनेशिया बिजनेस लॉस मेकिंग है, जिसमें कि स्पेशली पोपाइज ज्यादातर ड्रैग कर रहा है कंसोल बिजनेस को. न्यू प्रमोटर ऑलरेडी आ चुके हैं जिनका एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज है, वो न्यू कैपिटल इन्फ्यूज किए हैं.
देयरफॉर कैटलिस्ट है, अभी का जो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड पोटेंशियल कैटलिस्ट है वो इंडोनेशिया ऑपरेशंस को रिजॉल्व करना है, बट देयर आर रिस्क एक्सपेंशन का, एग्जीक्यूशन का, कंपटीशन का, कस्टमर का। लेकिन ओवरऑल व्यू ये है कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया इज नो लॉन्गर अ सिंपल टर्न अराउंड स्टोरी। ये एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है जिसमें कि न्यू मैनेजमेंट नए एक्सपीरियंस के थ्रू, न्यू विजन के थ्रू इसको कैसे टर्न अराउंड करते हैं, स्पेशली द इंडोनेशिया बिजनेस, वो देखने की बात होगी। जिसको कि देखने के लिए मैंने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो अर्निंग कॉल्स में लिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं कोट अनकोट, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दीज गिव अ हिंट कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया किस डायरेक्शन में जा सकता है। पहला है कि इन्होंने, कंपनी के सीईओ ने ऑलरेडी बताया, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि Q4 में 6.3% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया था, विच इज हाईएस्ट इन 12 क्वार्टर्स। ट्रैफिक जो है, फुटफॉल जो है वो बढ़ा है। सेकेंड, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इज सीईओ ऑफ पॉपॉइज इंडोनेशिया ने क्लियरली बोला था कि पॉपॉइज हैज टू बी पार्ट ऑफ समवन एल्सेस पोर्टफोलियो, नॉट आवर्स। वी वांट टू स्टे फोकस्ड ऑन बर्गर किंग। ये एक हिंट देता है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट माय assumption बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन सेड, दैट मे बी मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि अब पॉपॉइज से उनको रिड कर लेना है। दे डू नॉट वांट टू हैव पॉपॉइज इन देयर बिजनेस। मे बी उन्होंने टारगेट सेट किया था फाइनेंशियल ईयर 28 तक फ्री कैश फ्लो का। इंपेयरमेंट पे मैनेजमेंट ने बोला था कि इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्विटिंग और स्टैगर्ड राइट डाउन। एक ये जस्ट इवेल्युएशन है बैलेंस शीट डेट का, एज ऑन डेट, दैट दे आर थिंकिंग दैट दिस बिजनेस, दिस एसेट इज नो मोर प्रॉफिटेबल। एंड लास्टली ये बताया गया था कि एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीशन पर है, और एक नया आउटलुक, रिवाइज आउटलुक Q1 में दिया जाएगा ऑफ द डील एंड द फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी। लास्टली I have given a comprehensive and important comparison between the other QSR, major QSR players, जिसमें कि मैंने बताया है कि जो रेशियोज, जो फिगर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं, उसको बर्गर किंग इंडिया, ओनली द इंडिया बिजनेस को कैसे कंपेयर करता है बाकी दोनों से। सो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है फॉर द फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 विच इज 4%, इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट or higher than the remaining players. This is very important. Q4 ka is already, I have discussed, is very much more, which is much higher than remaining of the players. Similarly, same store count ka hai, which is more for Burger King in India compared to McDonald's. Similarly, there are other ratios, important ratios mentioned here, जो कि आप देख सकते हैं. One I will highlight is that the restaurant level EBITDA margin of Burger King India business is almost equivalent to the remaining stable businesses. With this, I end the presentation. I would like to mention very very clearly that ये analysis कोई recommendation नहीं थी, कोई share price का target नहीं था. This is just a deep down in-depth analysis to understand कि restaurant brand Asia पहले क्या था और अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस वॉज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग जिसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, होप यू लाइक्ड इट वेल। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।